बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। वहां के लोग बहुत ही हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। इस गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो बच्चे थे। रघु के पास दो गाय थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना जीवन निर्वाह करता था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी पानी की, क्योंकि पूरे गांव में केवल एक ही तालाब था। लोग इसी तालाब से पानी भरकर अपने दैनिक जीवनचर्या के काम किया करते थे। गांव में और कोई पानी का साधन न होने की वजह से गांव के लोगों को इसी तालाब के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। हालांकि गांव के लोग अपनी इस जिंदगी से खुश थे, लेकिन एक दिन जब गांव के कुछ लोग तालाब पर पानी भरने जाते हैं, तो देखते हैं कि तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है। अब लोग तालाब से पानी भरना तो छोड़ो, तलब के पास जाना भी छोड़ देते हैं, क्योंकि मगरमच्छ उन्हें मार सकते थे। लेकिन प्यास ने लोगों को इतना मजबूर कर दिया कि थोड़े दिन बाद कुछ लोगों ने हिम्मत करके उस तालाब से पानी लाने की कोशिश की, मगर तालाब के मगरमच्छ उन्हें भी मार कर खा गए। और इस घटना से पूरे गांव में भय और हड़कंप मच गया। अरे देखो भाई, लोग तालाब के इन बड़े बड़े मगरमच्छों ने हमारे गांव के दो लोगों को मार दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे यह पूरा गांव खत्म हो जाए। हाँ भाई मगरू, अगर हम इन मगरमच्छ के निवाले नहीं भी बने तो भी बूंद बूंद पानी को तरस तरस कर मर जाएंगे। हाँ भाई, लोग ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हम तालाब के पास जाएंगे तो ये मगरमच्छ हमें मार डालेंगे, लेकिन बिना पानी के हमारा गुजारा कैसे होगा? हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो रघु। हमें तुरंत पंचायत बुलानी चाहिए और सरपंच जी को बताना चाहिए। हाँ चलो, सरपंच जी के पास चलते हैं, अब वही कुछ कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर पंचायत में सरपंच जी के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते सरपंच हैं। जी, आपको तो पता ही कि हमारे गांव पर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई है। तालाब में मगरमच्छ आ गए हैं और गांव के दो लोगों को खा भी चुके हैं। अगर हम तालाब के पास गए तो हमारी जान को खतरा है। हाँ सरपंच जी, और बिना पानी के भी हमारा जीना मुश्किल हो गया है। अब आप ही इसका कोई समाधान बताइए। हाँ भाइयों, यह समस्या सच में गंभीर है और हमें इसका कोई समाधान निकालना होगा। एक व्यक्ति है जो हमें इस समस्या से निकलने के लिए कोई बेहतर सुझाव दे सकता है। वो कौन है सरपंच जी? वह है मुखिया रामलाल। हमें इस बारे में रामलाल से बात करनी चाहिए। वह गांव के सबसे अक्लमंद इंसान है और वह इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। मोहन और बिरजू, तुम दोनों मुखिया के घर जाओ और उनसे कहो कि सरपंच जी ने उन्हें तुरंत याद किया है। दोनों सेवक मुखिया के घर जाते हैं और मुखिया को ले आते हैं। कहिए सरपंच जी, आपने मुझे कैसे याद किया? रामलाल, हमारे गांव के तालाब पर मगरमच्छों ने कब्जा कर लिया है और लोगों को पानी के लिए बहुत समस्या हो रही है। अब तुम ही इनकी समस्या का कोई समाधान निकालो। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आखिर उन मगरमच्छों से कैसे छुटकारा पाया जाए। मुखिया गहरी सोच में पड़ जाता है और फिर उसको एक उपाय सूझता है और वह सरपंच जी से कहता है। सरपंच जी, मगरमच्छों से लड़ना तो आसान है नहीं, इसलिए हमें एक दूसरा तालाब बनाना होगा। ये काम भी आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो नया तालाब जल्दी ही बन जाएगा। मुखिया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और नया तालाब बनाएंगे। हाँ, हमें मिलकर काम करना होगा। इस समस्या का यही समाधान है। चलो फिर कल से ही हम नया तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। सभी गांव वाले मिलकर काम करेंगे तो पानी की समस्या से जल्द ही निजात पाएंगे। गांव वाले मुखिया जी के सुझाव से सहमत होते हैं और अगले दिन से ही तालाब खोदने का काम शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों की मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार गांव के लोगों ने मिलकर एक बहुत ही गहरा तालाब खोद लिया। बस फिर क्या था, वर्षा रथ का मौसम भी आ गया
और गांव में जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से वह तालाब लबालब पानी से भर गया, जिसे देख गांव के लोग बहुत खुश हुए। अरे रघु, यह देखो, हमारा तालाब कैसे पानी से भर गया है। अब हमें पानी के लिए उस मगरमच्छ वाले तालाब में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यही पास के तालाब से पानी भर लिया करेंगे। हाँ काका, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमारे गांव को इस पानी की समस्या से निजात मिल ही गया। ऐसे ही कुछ दिन हंसी खुशी बीत जाते हैं। गांव के लोग तालाब के होने से बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव के लोगों की खुशी को जैसे किसी की नजर ही लग गई। सुनिए, जरा तालाब से मटकी भरकर ले आना। घर में पानी खत्म हो गया है और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। वहां गांव वाले लोगों से बातें करने मत बैठ जाना। तब तक मैं आपके लिए गाय का दूध निकाल देती हूँ। ठीक है, रमा लाओ मटकी मुझे दो। मैं अभी पानी भर लाता हूँ। जब रघु मटकी लेकर तालाब के पास पहुंचा, तो उसने देखा वहां पर मुखिया रामलाल खड़ा है और वह गांव वालों से पैसे ले रहा है। रघु ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, भैया, क्या बात है? ये मुखिया जी किस चीज के पैसे ले रहे हैं? अरे भाई रघु, क्या बताऊं। अब यह मुखिया जी हमसे इस पानी के पैसे ले रहे हैं। इनका कहना है कि जिसे भी इस तालाब से पानी भरना है, उसको पैसे देने होंगे, और जो पैसे नहीं देगा उसे तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाएगा। भगवान जाने अब इस गांव में क्या कहर आने वाला है। रघु पानी भरने के लिए तालाब के पास खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह तालाब से पानी भरने जाता है, मुखिया उसे रोकते हुए कहता है, रघु, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यहां से पानी भरने के लिए पैसे देने होंगे? लेकिन ये तो गांव का तालाब है। यहाँ पानी भरने के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह नियम अब बदल गया है। यहां से पानी भरने के लिए हर किसी को पैसे देने होंगे। ये तो सरासर अन्याय है। ये तालाब सबके लिए है। हमने मिलकर इसे खोदा है, तो आप पैसे कैसे मांग सकते हो? मुझे कानून मत सिखाओ, यह मेरा आदेश है। और जो इसे नहीं मानेगा, उसे तालाब से पानी नहीं मिलेगा। यह बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को सरपंच जी के पास ले जाऊंगा। आपको इसका जवाब देना होगा। जाओ जाओ, सरपंच जी के पास जाओ। लेकिन तुमने इस बारे में सरपंच जी के सामने अपना मुंह भी खोला, तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मेरी शिकायत करने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोच लेना। रामलाल से पंगा लेना तुम्हारे परिवार पर भारी पड़ सकता है। रघु सोच में पड़ जाता है और पैसे देने को मजबूर, क्योंकि वो जानता था कि मुखिया से पंगा लेना आसान नहीं। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन याद रखना यह अन्याय ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। रघु मजबूरी में पैसे देकर पानी भरता है और वहां से चला जाता है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आता है और तालाब के पास पानी पीने की कोशिश करता है। यह तालाब तो काफी बड़ा है। यहां से पानी पी लेता हूं। प्यास बहुत लगी है और गर्मी भी बहुत है। ऐ, तुम कौन हो? नमस्ते, मैं एक यात्री हूं और बहुत प्यासा हूं। बस थोड़ा पानी पीने के लिए रुका हूं। यहां पानी पीने के लिए रुक गए? तो सुनो, यहां पानी पीने के लिए पैसे देने होंगे। पैसे? लेकिन पानी पर तो सभी का हक है, और ये तो सरकारी तालाब है। फिर पानी के लिए पैसे क्यों देने पड़ेंगे? यह सरकारी तालाब नहीं, यह हमारा तालाब है। यहां पानी पीना है तो पैसे देने होंगे, नहीं तो चलते बनो और मुझे कानून मत सिखाओ। यह मेरा इलाका है और यहां मेरे नियम चलते हैं। अगर तुम्हें पानी पीना है तो पैसे दो, वरना चलते बनो। वह व्यक्ति बिना पानी पिए वहां से चला जाता है। और सीधे सरपंच जी के घर पहुंचता है।
सरपंच जी के घर के बाहर उनके के दो आदमी खड़े थे जो मुखिया के लिए भी काम करते थे। वह उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन हो तुम? तुम तो इस गांव के नहीं लगते। तुम यहाँ किस काम से आए हो? मैं सरपंच जी से मिलने आया हूँ। उन्होंने ही मुझे बुलाया है। मेरा नाम विक्रम है। मैं इस गांव का नया कलेक्टर हूँ। यह सुनकर वह दोनों आदमी उस व्यक्ति को अंदर जाने देते हैं। नमस्ते सरपंच जी। मैं इस जिले का नया कलेक्टर हूँ। मेरा नाम विक्रम है। कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? नमस्ते कलेक्टर साहब, आइए बैठिए। क्या बताऊं कलेक्टर साहब, दरअसल हमारे गांव के पुराने तालाब में न जाने कहां से बड़े बड़े मगरमच्छ आ गए हैं और दो लोगों को मार भी चुके हैं। और इसी कारण पूरे गांव के लोग डर के साए में जी रहे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग से बात करके हमारे उस तालाब को मगरमच्छों से छुटकारा दिलवाएं, ताकि हमारे गांव के लोग फिर से उस तालाब का उपयोग कर सकें। वैसे सरपंच जी, अभी गांव लोग कहाँ से पानी ला रहे? दरअसल हमारा पूरा गांव बस एक उस तालाब के पानी पर आश्रित था और मगरमच्छ के आ जाने से पानी की बहुत दिक्कत हो गई थी। तो हमने गांव में एक नया तालाब खुदवा लिया, जिससे अब गांव के लोग उस नए तालाब के पानी से अपना गुजर बसर कर रहे। अच्छा, और आपको व्यवसाय का नया रोजगार भी मिल गया है? सरपंच जी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब आपको नए तालाब का पानी बेचकर मुनाफा हो रहा, तो भला आप पुराने तालाब से मगरमच्छ क्यों हटवाना चाहते हैं? कलेक्टर, ये क्या बोल रहे हो? भला मैं पानी क्यों बेचूंगा, जबकि मैं जानता हूं कि गांव वाले कितनी परेशानी में हैं। आखिर बात क्या है? सरपंच जी, दरअसल मैं गांव के तालाब पर गया था और प्यास लगने पर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी पीने से मना कर दिया गया और पानी पीने के लिए पैसे मांगे गए। वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। क्या ऐसा किसने किया? वहां मौजूद एक व्यक्ति ने मुझे साफ मना कर दिया और कहा कि बिना पैसे दिए पानी नहीं मिल सकता। मुझे माफ कीजिए कलेक्टर साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तुरंत इस मामले की जांच करूंगा। सरपंच गुस्से में बाहर खड़े मुखिया के दोनों आदमी को अंदर बुलाते हैं। हमारे गांव में ये क्या चल रहा है? तुमने मुझे इसकी खबर क्यों नहीं दी? मैंने तुम दोनों को किस काम के लिए रखा है? अब तुम सीधे सीधे यह बताओ कि यह जो कलेक्टर कह रहे हैं वह क्या सच है? मालिक, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कलेक्टर साहब का कहना है कि हमारे गांव के तालाब पर गांव के लोगों से पानी के पैसे लिए जा रहे हैं। सच सच बताओ मुझे। जी जी, जमींदार साहब, वह मुखिया रामलाल हैं जो गांव वालों से पानी भरने के पैसे ले रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन वह नहीं माने। उस मुखिया रामलाल की इतनी हिम्मत, उसने मेरे पीठ पीछे गांव वालों के साथ ऐसा व्यवहार किया। जाओ, मुखिया को अभी बुला कर लाओ, और हाँ, साथ में सारे गांव वालों को भी एकत्रित करके यहां लाओ। थोड़ी देर में मुखिया के साथ ही सारे गांव वाले भी जमींदार साहब के घर पहुंच जाते हैं। गांव वालों, आज मैंने आपको एक जरूरी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हमें पता चला है कि तालाब के पानी के लिए आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं। क्या यह सच है? सरपंच जी, यह सच है। हमें हर बार पानी भरने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और आपको बताने की बात करने पर धमकी मिलती है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है सरपंच जी। हम पहले से ही मुश्किल में, और ये नया नियम हमारे लिए बहुत भारी पड़ रहा है। मुखिया, तुम्हें क्या कहना है? क्या यह सच है कि तुमने पानी के लिए पैसे वसूले हैं? मुखिया का ध्यान सिर्फ उस व्यक्ति पर था जिसे मुखिया ने पानी पीने से मना कर दिया था। अरे, ये व्यक्ति यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो इसी ने मेरी शिकायत लगाई है। इसे तो बाद में देख लूंगा। बोलो रामलाल, यह सब क्या चल रहा है? सच का तो मुझे पता चल ही गया है, लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। जी जी, जमींदार साहब, मैंने यह सोचा था कि इससे गांव के विकास के लिए पैसे जमा होंगे, लेकिन अगर यह गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। माफी का समय अब नहीं है। तुमने गांव वालों और हमारे कलेक्टर साहब के साथ गलत किया है। मुखिया, मैं तुम्हें इस पद से तुरंत हटा रहा हूं। तुमने अपने पद का दुरुपयोग किया है। तुम्हें गांव वालों की सहायता के लिए रखा है, पर तुम तो उनके ही दुश्मन बन गए। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार साहब।
माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब से तुम इस पद पर नहीं रहोगे और गांव के किसी भी फैसले में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। अब तुम यहां से जा सकते हो। धन्यवाद जमींदार साहब, आपने हमें न्याय दिलाया, और कलेक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गांव वालों, मुझे खेद है कि आपको ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आगे से ऐसा कोई अन्याय नहीं होगा और तालाब का पानी अब सभी के लिए मुफ्त होगा और पुराने तालाब के मगरमच्छ को भी हटाने में कलेक्टर साहब हमारी मदद करेंगे। गांव वाले यह जानकर खुशी खुशी अपने काम में वापस लौट जाते हैं कि अब उन्हें तालाब के पानी के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा और उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। रघु घर आकर रमा को सारी बात बताता है। देखा रमा, मैंने बोला था ना कि मुखिया का हिसाब भगवान करेंगे। एक समय की बात है, विष्णुपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। गांव में दो भाई रहा करते थे, रमेश और सुरेश। रमेश बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वो और उसकी पत्नी बहुत ही लालची किस्म के इंसान थे। और उधर उसका छोटा भाई सुरेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था। माता पहले ही गुजर चुकी थी और पिता के बिस्तर पर पड़ते ही रमेश और उसकी पत्नी शहर में रहने चले गए और बीमार पिता की जिम्मेदारी छोटे भाई पर छोड़ दी। सुरेश बहुत ही मेहनती और संतोषी व्यक्ति था। वह अपने गांव की जमीन पर ही सारा दिन मजदूरी करता ताकि वह अपना गुजर बसर कर सके। सुनो, पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। हाँ सुनीता, मुझे याद है, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दवा खरीदूं। तो अब हम क्या करेंगे? आप एक काम करो, भैया के पास खबर भेजवा दो कि वो पिताजी की दवाइयाँ भिजवा दे। आखिर पिताजी उनकी भी जिम्मेवारी है। बड़े भाई रमेश ने शहर में बसने के लिए पिता का आधा से अधिक धन ले लिया था और कभी-कभी गांव अपने पिता से मिलने आया करता था। सुनो, मैं सोच रहा हूँ कि कल हम गांव पिताजी से मिलने चले जाए। क्यों? अभी पिछले महीने ही तो हम उनसे मिलने गए थे। फिर जाएंगे तो खर्च बढ़ जाएगा और वो लोग कोई ना कोई और खर्च बता देंगे। अरे वो सब थोड़े बहुत तो खर्च करने ही होंगे। पिताजी को ये नहीं लगना चाहिए कि उनकी देखभाल सिर्फ सुरेश और उसकी पत्नी कर रहे हैं, इसलिए हमें भी समय समय पर मिलने जाना चाहिए। अभी पूरा बंटवारा भी नहीं हुआ है और कहीं पिताजी सारी जमीन सुरेश के नाम न कर दे। और मैंने सुना है कि सुरेश की गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है। चलो जरा देख कर आते हैं और थोड़ा बहुत लेकर भी आएंगे। ये तो आप ठीक बोल रहे हो। ठीक है, फिर कल ही हम गांव चलते हैं। रमेश इतना सारा धन पाकर भी खुश नहीं था। उसके मन के कोने कोने में धन की लालच भरी हुई थी। उसके पास जितना ही धन था, उसे उतना ही कम दिखाई पड़ता था और उसकी नज़र अब अपने छोटे भाई सुरेश की जमीन पर थी। दूसरे दिन रमेश और उसकी पत्नी गांव के लिए निकल जाते हैं। अरे रमेश बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद नजर आए। राम राम काका, मैं अच्छा हूँ। आप लोग बताइए, क्या हालचाल है गांव की? सब कुछ बहुत अच्छा है बेटा, और इस बार तो हम सबकी फसल भी बहुत अच्छी हुई है। सुरेश की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। अरे सुनो, घर तो पीछे निकल गया। हम खेत पे क्यों जा रहे हैं? गौरी, चलो पहले खेत पर चल के फसल ही देख लिया जाए। कैसे हो सुरेश? अरे भैया, अचानक आ गए। हाँ भाई, मैंने सोचा पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई होगी, तो बस वही लेकर आ गया। पिताजी कैसे हैं? क्यों देवर जी, हमें अचानक यहाँ देखकर
आपको अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो बहुत खुश हूँ। देवर जी, गेहूं की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार तो बहुत मुनाफा होगा। अरे भाभी, ये सब बातें तो होती रहेगी। आप लोग पहले घर चलो। सब घर पहुंचते हैं। सुनीता उनकी खातिरदारी करती है। पिताजी कैसे हैं? देखिए, मैं आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ। अगली सुबह क्या हुआ सुनीता? तुम इतनी परेशान क्यों हो? और वो आदमी कौन था? सुनो, मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अभी सोहन काका ये खबर लेकर आए हैं। आप मेरे साथ जल्दी मेरे घर चलो। लेकिन सुनीता, यहाँ पिताजी को कौन संभालेगा? और हमारी फसल की कटाई भी करनी है। फसल बिल्कुल तैयार है। और अगर बारिश हो गई तो सारी फसल खराब हो जाएगी। एक काम करो, तुम अकेले ही अपने घर चली जाओ। दूर खड़े सुरेश के भाई भाभी ये सब सुन रहे थे और रमेश तुरंत बोलता है। अरे सुरेश, तुम भी ना, कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों हैं ना ये पिताजी के पास। कुछ दिन हम दोनों को भी पिताजी की सेवा का मौका दो। और रही फसल की बात तो तुम चिंता मत करो, मैं फसल की कटाई करवा दूंगा। तुम बेफिक्र होकर सुनीता को लेकर उसके घर ले जाओ। ठीक है भैया, आप लोगों पिताजी का अच्छे से ध्यान रखना। मैं जल्दी आ जाऊंगा। सुरेश और सुनीता तुरंत निकल जाते हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? भाला इस बुड्ढे का ख्याल कौन रखेगा? मुझसे तो उम्मीद भी मत रखना। अरे गौरी, तुम भी ना कुछ नहीं समझती हो। मैं तो इस समय का इंतजार कर रहा था। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, सुरेश की फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं आज ही सारी फसल कटवा कर बेच दूंगा। और फसल बेचकर जितने भी पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ सुरेश को दे दूंगा। आपने तो बहुत दूर की सोच ली। ठीक है, अब जल्दी खेत पर जाओ और फसल की कटाई करवाओ। सुरेश पहले गांव के लोगों से मिलता है और फसल का भाव पता करता है। फिर सारी फसल कटवाकर उसे बेच देता है। गौरी, तुम्हें पता है मैंने पूरे 25,000 की फसल बेची। सोचो, हमें तो इतने सालों से पता ही नहीं था कि सुरेश भैया फसल बेचकर इतने पैसे कमाते हैं। सुनो, अब ये सारे पैसे उन्हें मत दे देना। नहीं नहीं, मैं भला उसे सारे पैसे क्यों दूंगा? इतने सालों से सारा मुनाफा तो सुरेश ही रख रहा था ना। दो दिनों बाद जब सुरेश घर आता है तो रमेश उससे सिर्फ 5,000 रुपए देता है। ये लो भाई, तुम्हारे फसल की कीमत। पर भैया, ये तो बहुत कम है। मेरी फसल की कीमत तो कम से कम 25-30 हजार की थी। लगता है भैया आपको किसी ने बेवकूफ बना दिया। आप मुझे बताओ, आपने किसे फसल बेची? मैं अभी उससे जाकर बात करता हूं। सुरेश, मैंने फसल 25,000 में ही बेची है। फिर भैया आप मुझे इतने कम रुपए क्यों दे रहे हो? भाई, हर बार तो तू ही फसल के सारे पैसा रखता। मैंने कभी तुझसे अपना हिस्सा नहीं मांगा। भैया सेठ, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि इस फसल की कमाई से ही मैं साल भर का खर्च चलाता हूं और पिताजी की दवाइयां भी लेनी होती हैं। भैया आप ऐसा मत कीजिए। सुरेश, जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं वो बहुत है। और हां, मैंने पिताजी से बात करके बंटवारा करवा लिया है। भैया, आप ये क्या बोल रहे हो? आपने बंटवारा करवा लिया? लेकिन क्यों? और वो भी तब जब मैं यहाँ मौजूद भी नहीं था। हाँ भाई, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं यहाँ बार बार आऊं। और हाँ, मैंने ये बंटवारा सरपंच काका के सामने ही करवाया है। तो आज से पूरब दिशा की खेत तुम्हारी है। पर भैया, वो जमीन तो उतनी उपजाऊ नहीं है। भला मैं वो खेत लेकर क्या करूंगा? सुरेश, मैं इस घर में कोई हिस्सा भी तो नहीं ले रहा हूं। तो अच्छी जमीन तो मैं लूंगा ना। तुम इस घर में आराम से रहो और पिताजी से मिलने हम लोग आते रहेंगे। और तुम उनकी दवाइयों की भी चिंता मत करना। मैं समय पर दवाइयां भिजवा दूंगा।
या फिर खुद लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, मैंने पश्चिम वाली जमीन भोला को दी है खेती करने के लिए। हाँ, ठीक है भाई, अब हम चलते हैं। पिताजी का ख्याल रखना। इतना बोलकर रमेश और उसकी पत्नी घर से निकल जाते हैं। अब मुझे सारा खेल समझ आया। वही तो मैं बोलूं कि तुम्हारे भैया ने इतने प्यार से हमें मेरे घर जाने को क्यों कहा। वैसे तुमने उन लोगों को ऐसे कैसे जाने दिया? क्या तुम्हें उनकी सारी बातें मंजूर है? और वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने पिताजी से बात कर ली? क्या उन्हें पता नहीं कि पिताजी तो पिछले 1 महीने से कुछ बोलते ही नहीं? सुनीता, मैं भी वही सोच रहा हूं कि क्या सच में पिताजी ने बात की? तो अब पिताजी मुझसे क्यों नहीं बोल रहे? तुम ना बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तुम्हें अब भी ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारे भोले और सीधे होने का फायदा उठाया है। सुनीता, मुझे तो बस इस बात से संतोष है कि भैया पिताजी को अपने साथ नहीं ले गए। पिताजी मेरे पास हैं, तो मैं उस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दूंगा। यानी कि तुम्हें उनके इस बेईमानी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हे भगवान, किस बुद्धू राम को मेरे गले बांध दिया। अगली सुबह सुरेश एक नई उम्मीद के साथ अपने खेत के लिए निकल जाता है। खेत की हालत देखकर वो थोड़ा परेशान होता है। इस खेत की जमीन की हालत तो बहुत खराब है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी मेहनत से इस खेत को भी सोना बना दूंगा। सुरेश जोर शोर से खेत में लग जाता है। तभी गांव के सरपंच उधर से निकल रहे थे। अरे सुरेश, तुम इस बंजर जमीन पर क्या कर रहे हो? सरपंच की बात सुनकर सुरेश को कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है। सरपंच जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं? आपके सामने ही ना रमेश भैया ने हमारा बंटवारा करवाया और मेरे हिस्से में ये खेत दे दी। ये तुम क्या बोल रहे हो सुरेश? मैं तो रमेश से मिला भी नहीं। लगता है उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा लिया और तुम्हें ये बंजर जमीन दे दी। अगर तुम चाहो तो पंचायत में शिकायत कर सकते हो। नहीं सरपंच जी, मुझे कोई शिकायत नहीं करनी। जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे साथ रमेश ने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे पता है कि तुम अपनी लगन और मेहनत से इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दोगे। ठीक है, मैं चलता हूं। और हाँ, अगर कोई मदद चाहिए तो मेरे पास जरूर आना। यानी कि सुनीता बिल्कुल ठीक बोल रही थी कि भैया ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं ये बात सुनीता को नहीं बताऊंगा। सुनो, घर में अब बहुत थोड़ा ही अनाज बचा है। भला अब हम क्या करेंगे? और कब तक तुम उस खेत में अपना समय बर्बाद करोगे? मैं तो कहती हूँ कि तुम कुछ और काम कर लो, वरना खाने के लाले पड़ जाएंगे। हाँ सुनीता, तुम ठीक बोल रही हो। अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मुझे भी खेत के लिए अच्छी खाद और बीज चाहिए। ये सब कैसे होगा? मैं कल से खेत के काम के साथ साथ कहीं मजदूरी का काम भी शुरू कर देता हूँ। अगली सुबह सुरेश दोपहर तक खेत पर काम करता है और फिर बाजार पर सेठों की दुकान पर मजदूरी करके रोज कुछ पैसा कमाता है, जिससे रोज की दाल रोटी का सामान आ सके। ऐसे ही कुछ समय निकल जाते हैं और कुछ महीने बाद सुरेश की मेहनत रंग लाती हैं और उसके खेत में अच्छे खासे फसल लहलहाने लगते हैं। देखा सुनीता, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को भी सोना बना दूंगा। हाँ जी, आपकी सच्ची लगन और मेहनत रंग लाई। सुरेश को यह देख बहुत खुशी होती है और गांव वाले भी उसकी मेहनत की दाद देते हैं। सुरेश, तुम्हारे सच्चे लगन और मेहनत के आगे ये खेत भी हार गया और आज इतनी अच्छी फसल तैयार हो गई। सुरेश अपनी सब्जियों को बाजार में अच्छे दाम पर बेचता है और उसकी घर के हालत ठीक होने लगते हैं। सुनीता भी उसकी मेहनत देख बहुत खुश रहने लगती हैं
और उनका जीवन सुखमय बीतने लगता है। कुछ दिनों बाद रमेश फिर गांव आता है और अपनी उपजाऊ जमीन की बंजर हालत देख हैरान हो जाता है और गुस्से में भोला के घर की ओर निकल जाता है। क्या भोला भाई, मैंने कितने भरोसे से तुम्हें अपनी जमीन खेती के लिए दी थी, लेकिन तुमने तो उससे बर्बाद कर दिया। अरे रमेश भाई, मैं आपको क्या बताऊं। भाई, मैं तो खुद 3 महीनों से बिस्तर पर पड़ा था। बहुत मुश्किल से अब हालत में सुधार हुई है। ऐसी बात थी तो तुम्हें मेरे पास खबर तो भेजना था। बहुत उदास मन से रमेश वहां से निकलता है। सुनो, चलो जरा देवा जी के खेत को देख लिया जाए। आते वक्त गांव के लोगों से उनकी बड़ी तारीफ सुनी मैंने। क्या सच में? ठीक है, चलो देखते हैं। सुरेश खेत का नजारा देख दोनों पति पत्नी के होश उड़ जाते हैं। सभी सही कह रहे थे कि सुरेश ने अपनी मेहनत से इस बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। चलो अब घर चलते हैं। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं। सुरेश, ओ भाई सुरेश, कहाँ हो तुम? अरे, लगता है घर में कोई नहीं है। लेकिन पिताजी को अकेले छोड़कर वो दोनों गए कहाँ? तभी रमेश के पिताजी अचानक कुछ बोलने लगते हैं। दोनों पति पत्नी उनके पास तुरंत जाते हैं। रमेश के पिताजी उन्हें कुछ बताते हैं और बोलते बोलते उनके प्राण निकल जाते हैं। गौरी, पिताजी तो अब नहीं रहे। वो सब छोड़ो, ये क्या बोल रहे थे कि घर में सोने के सिक्कों से भरे 4-4 मटके हैं, लेकिन कहाँ हैं? हम उन दोनों के रहते हुए घर में मटकों को कैसे ढूंढेंगे? तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो। रमेश और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगते हैं और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अरे लगता है काका अब नहीं रहे। रमेश बेटा मत रो, अच्छा हुआ काका चल बसे, बेचारे बहुत कष्ट में थे। लेकिन सुरेश कहाँ है? मुझे भी नहीं मालूम भैया, मैं तो बस अभी ही शहर से आया था और देखा कि घर में कोई नहीं है और पिताजी हम सबको छोड़कर जा चुके थे। मैं तो उनसे मिल भी नहीं पाया और पता नहीं पिताजी को इस हालत में छोड़ वो दोनों कहाँ घूम रहे। तभी सुरेश और सुनीता दोनों आ जाते हैं और ये सब देख हैरान हो जाते हैं। भैया क्या हुआ? आप क्यों रो रहे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि पिताजी हमें छोड़कर चले गए? अगर तुम लोग उनकी देखरेख नहीं कर सकते थे तो मुझे बोल देते, मैं उनको अपने साथ शहर ले जाता। ये आप क्या बोल रहे भैया? पिताजी नहीं रहे? सुरेश भी पिता की गम में बहुत रोता है। दोनों भाई मिलकर पिता का अंतिम संस्कार करते हैं और घर लौटते ही रमेश सुरेश से बोलता है, अब तुम दोनों इस घर में नहीं रह सकते। तुम्हारी वजह से हमारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। तुम लोग उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहाँ घूम रहे थे? भैया हम घूमने नहीं गए थे, वो तो अचानक सुनीता की तबीयत खराब हो गई थी तो हम डॉक्टर के पास गए थे और हम मुकेश काका को पिताजी के पास छोड़कर गए थे। सुनो, अब तुम दोनों बातें मत बनाओ और यहाँ से निकल जाओ। लेकिन भैया हम कहाँ जाएंगे? तुम दोनों गांव के बाहर जो हमारी झोपड़ी है वहां रह सकते हो, जहाँ अक्सर पिताजी जाया करते थे। लेकिन भैया वहां तो कोई नहीं आता जाता, भला हम वहां कैसे रहेंगे? अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, निकल जाओ यहाँ से। ये सब सुन सुनीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोले, सुरेश सुनीता को लेकर वहां से निकल जाता है। अरे दोनों तो बड़ी आसानी से घर छोड़कर चले गए। चलो अब हम सोने के सिक्के ढूंढते हैं। दोनों लालची पति पत्नी पूरे घर में सिक्के ढूंढते हैं। इधर सुरेश और सुनीता बड़े उदास मन से गांव छोड़कर जा रहे थे और तभी अरे मुकेश काका, आप पिताजी को छोड़कर कहाँ चले गए थे? आपको पता है पिताजी हमें छोड़कर चले गए। हाँ बेटा, मुझे माफ कर देना। दरअसल मैं जब तुम्हारे पिताजी के पास था तभी मुझे पता चला कि तुम्हारी काकी सीढ़ियों से गिर गई है और मैं जल्दबाजी में वहां से निकल गया।
मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं काका, शायद हमारे साथ ये सब होना था। लेकिन तुम लोग कहाँ जा रहे हो बेटा? काका, रमेश भैया ने हमें घर से निकाल दिया, इसलिए हम गांव से बाहर वाली झोपड़ी में जा रहे। भला उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? और उस सुनसान झोपड़ी में तुम लोग कैसे रहोगे? वहां तो कोई आता जाता भी नहीं है। पता नहीं काका। अच्छा, हम चलते हैं। दूसरी तरफ दोनों पति पत्नी सिक्के ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। अरे, आखिर पिताजी ने वो मटके कहाँ छुपाए होंगे? हम भी कितने बुद्धू हैं। अगर वो सामने होते तो क्या सुरेश और सुनीता को नहीं दिखते? जरूर वो जमीन के नीचे गड़े होंगे। हाँ हाँ, शायद तुम ठीक बोल रही हो। रुको, मैं कुदाल लेकर आता हूँ। दोनों मिलकर पूरा घर कोड़ डालते हैं, लेकिन सिक्के कहीं नहीं मिलते। इधर सुरेश और सुनीता झोपड़ी में पहुंचते हैं। सुनीता, क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो? आप ऐसा क्यों बोल रहे? तुमने एक बार भी मेरे फैसले का विरोध नहीं किया। मेरे एक बार बोलने पर ही तुम मेरे साथ इस झोपड़ी में रहने चली आईं। मैंने एक बार तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाकर गलती कर चुकी है। अब फिर से वो गलती नहीं कर सकती। मुझे तुम पर और तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है। लेकिन सुनीता, मैं अब अंदर से टूट चुका हूं। मुझे एक ही बात बार बार सता रही है कि कहीं सच में हमारी लापरवाही के वजह से तो पिताजी की जान नहीं चली गई। तुम ना कुछ ज्यादा सोच रहे हो। इतना मत सोचो और अंदर चलो। तभी वहां गांव के सरपंच आ जाते हैं। सुरेश बेटा, माफ करना, मैं तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। बेटा दरअसल में गांव से बाहर गया हुआ था और गांव जैसे ही आया, मुकेश ने मुझे सब कुछ बताया। काका, अब होनी को कौन टाल सकता है? जो होना था वो हो गया। सब बात ही कर रहे थे कि सुनीता की आवाज आती है। सुनो, जल्दी अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। सब जल्दी से झोपड़ी के अंदर जाते हैं और सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये इतने सारे सोने के सिक्के देखो, 4-4 मटके सोने के सिक्कों से भरा है। सब सिक्कों को देखते रह जाते हैं। सुरेश, भगवान से बड़ा कोई नहीं। देख, उन्हें भी तेरे साथ हुए अन्याय देखे नहीं गए, और तुम दोनों ने अपने पिता की भी कितनी सेवा की थी। उन्हीं सबका ये फल है। सारी ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। और रमेश को भी ये बात पता चलती है। मैंने सिर्फ सुना था कि लालच का फल बुरा होता है, लेकिन आज देख भी लिया, मेरे लालच ने मुझे कितना गिरा दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम अनीता और दूसरे का नाम सुनीता था। अनीता की माँ बचपन में ही चल बसी थी, इसलिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ अनीता को बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। हर वक्त उसे डांटते रहती थी। कहाँ मर गई थी तू? कब से बोल रही हूँ कि आटा पिसाला, और तू अभी तक जंगल में है। क्या बस दिन भर घूमने के लिए पैदा हुई है? माँ, मैं पानी भरने गई थी और फिर सूखी लकड़ी भी ले आई। मुझे बहाने मत सुना। जब देखो तब रोनी सूरत लेकर खड़ी रहती है। न घर का काम ढंग से करती है, न खेत का। अब जल्दी जाकर गेहूं पिसवा ला। ममता, सच बोलूं तो तुम्हारा सिर्फ नाम ही ममता है, लेकिन तुम्हारे अंदर ममता नाम की कोई चीज नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया है? क्या बोल रहे हो? और सच बोल रहा हूं। क्या तुम्हें अनिता पर बिल्कुल दया नहीं आती? बेचारी बच्ची सारा दिन घर का और बाहर का काम करती रहती हैं, और फिर भी तुम उसे 4 बातें और सुनाते रहती हो। तुम कभी सुनीता को कोई काम क्यों नहीं करने बोलती? वो तो सारा दिन गांव में घूमती रहती है। कभी उससे भी घर का कुछ काम करवा लिया करो। सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे ज्यादा भाषण मत दो। अनीता, तुम क्या कर रही हो? पिताजी माँ ने ये गेहूं पिसवाने को बोला है, बस वही ले जा रही हूँ। बेटा, मुझे कभी कभी बहुत पछतावा होता है
कि मैंने तो ये दूसरी शादी तेरे लिए की थी कि तुझे एक माँ मिल जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ये शादी करके तेरी जिंदगी और बर्बाद कर रहा हूँ। मुझे माफ कर दें बेटा। पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे माँ से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो माँ से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, तू इतनी अच्छी है कि तुझे दूसरों में कभी कोई बुराई नहीं दिखती। अच्छा, अब तू जा, मैं ये गेहूं लेकर जाता हूँ। सुबह होते ही अनीता सबसे पहले मंदिर जाती और घर वापस आकर घर का सारा काम करती और दोनों माँ बेटी सारा दिन गांव में घूमती रहती थी। ममता अपनी बेटी सुनीता को बहुत प्यार करती थी और अनीता ममता के प्यार के लिए तरसते रहती थी। कुछ महीनों बाद ममता ने दोनों बेटियों की शादी कर दी। ममता ने अनीता की शादी एक गरीब किसान से किया और अपनी बेटी की शादी गांव के अमीर साहूकार के बेटे से कर दी। अनीता का पति बहुत ही मेहनती किसान था। वो सारा दिन बहुत मेहनत करता, तब जाकर रात के खाने के लिए कुछ सामान लापता था। सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ खेती से हमारा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। आप बोलो तो मैं घर पर ही सिलाई का काम शुरू कर दूं क्या? मुझे सिलाई बहुत अच्छे से आती है। अनीता, मुझे पता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। वो तो मैं सारा दिन घर बैठे रहती हूँ, इसलिए सोचा कि कुछ कम कर लूँ। 2 पैसे भी घर में आ जाएंगे। ठीक है अनीता, तुम्हें जैसा ठीक लगे। अगले दिन अनीता गांव की औरतों को अपने सिलाई के बारे में बताती हैं। तभी उसकी बहन सुनीता वहां आ जाती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोलती हैं, मैंने सुना है कि तुमने नया काम शुरू किया है। अब तुम लोगों के घर जाकर उनके कपड़े मांगोगी और सिलाई करोगी। चलो अच्छा है, खाने के लिए तुम लोगों के पास कुछ पैसे तो आ जाएंगे। वैसे मेरी ये साड़ी देखो, पूरे 2000 की है। कल ही मेरे पति ने दिलवाया है। वैसे तुम लोगों ने कभी 2000 रुपये देखे हैं? अनीता अपनी बहन की बात चुपचाप सुनती हैं और कुछ नहीं बोलती हैं। दूर खड़ा अनीता का पति सब कुछ देख रहा था। जब अनीता घर पर आई तो उसके पति मोहन ने पूछा, आज जब तुम्हारी बहन हमारी गरीबी का मजाक बना रही थी तो तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? अरे आप बुरा मत मानो, सुनीता थोड़ी नासमझ है। उसकी बातों पर मैं ध्यान नहीं देती। अनीता, तुम किस मिट्टी की बनी हो? क्या तुम्हें कभी उन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती। और रही गरीबी की बात, तो मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। अनीता बहुत लगन और मेहनत से अपना काम करने लगी। धीरे धीरे उसका काम बहुत बढ़ने लगा और लोगों को भी उसका काम बहुत पसंद आने लगा। अनीता सिलाई का काम अपने हाथों से ही करती थी, लेकिन अब काम ज्यादा होने के कारण उसे एक सिलाई मशीन की जरूरत होने लगी। एक दिन उसने अपने पति से बोला, सुनिए, मुझे अब एक सिलाई मशीन लेनी होगी। आपको तो पता ही है कि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा सिलाई के कपड़े आने लगे हैं और हाथों से सिलाई करने में ज़्यादा समय लगता है। मैंने कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, मशीन के लिए थोड़े बहुत आपके पास हैं, तो लगाकर एक मशीन ले आइए। अनीता, तुम्हें तो पता है कि खेती से मैं कितने पैसे जोड़ पाता हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे मेरे पास है भी तो हमारे घर खर्च के लिए है। तुम्हें तो पता है कि खेती में रोज तो आमदनी होती नहीं। आपकी बात सही है, हम सारे पैसे मशीन पर खर्च नहीं कर सकते। मैं एक काम करती हूँ, अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लेती हूँ और उन्हें हम धीरे धीरे चुका देंगे। पिताजी मुझे पैसे जरूर देंगे। दूसरे दिन अनीता बहुत उम्मीद के साथ अपने पिता के घर जाती और पिता को अपने काम के बारे में बताती हैं और बोलती है, पिताजी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा, इसलिए मुझे एक सिलाई मशीन की आवश्यकता है, जिसके आ जाने से मेरा काम और बेहतर हो जाएगा। मैंने मशीन के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लिए हैं, लेकिन कुछ पैसे कम पड़ रहे। पिताजी मुझे बोलते हुए बहुत झिझक हो रही है। क्या बेटा, बोल ना। क्या तुझे पैसे चाहिए? हाँ पिताजी,
अगर आप थोड़े पैसे दे दें तो बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपके पैसे धीरे धीरे चुका दूंगी। ये तू क्या बोल रही है? भला पिता के पैसे भी चुकाने पड़ते हैं? तो रुक, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। अनीता के पिता पैसे लेने के लिए अंदर जाते हैं। तभी ममता, जो बाप बेटी की सारी बात सुन चुकी थी, वो आ जाती है और अनीता को भला बुरा सुनाने लगती हैं। क्या तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? क्या तेरा पति तुझे एक मशीन भी नहीं दिल सकता? इतना निकम्मा है तेरा पति। अनीता चुपचाप सब सुन रही थी। तभी उसके पिता वहां आ जाते हैं। ममता, तुम ये क्या बोल रही हो? चुप हो जाओ। हाँ हाँ, तुम तो मुझे ही चुप कराओगे। हमारे पीठ पीछे ये सब कुछ अपनी बेटी को ही दे देना। मैं और मेरी बेटी तो सौतेले हैं ना। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई जो मैं पैसे मांगने आ गई। माँ, सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी। मेरे पति बहुत अच्छे और मेहनती इंसान हैं। मेरे पति के लिए कुछ बुरा मत बोलिए, क्योंकि आपने ही मुझे इतना अच्छा पति चुनकर दिया है। अनीता इतना बोलकर वहां से घर चली जाती है। अनीता घर आकर अपने कामों में लग जाती हैं। शाम को जब उसका पति खेत से लौटकर आता है तो अनीता से पूछता है, अनीता, क्या तुम पिताजी के घर पैसे मांगने गई थी? अनीता बहुत हिचकते हुए झूठ बोल देती है। नहीं, मैं नहीं गई थी। दरअसल मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन और हाथों से ही सिलाई करके बचे हुए पैसे भी जोड़ लूंगी। अनीता, तुमने बहुत अच्छा किया। दरअसल मैं भी तुम्हें मना ही करने वाला था। कुछ दिनों के बाद मेरे भी फसल तैयार हो जाएंगे तो उन्हें बेचकर भी कुछ पैसे मिल जाएंगे, तब हम तुम्हारी सिलाई मशीन ले लेंगे। अब दोनों पति पत्नी अपने अपने कामों में जी जान से मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन सुनीता अनीता के घर आती है। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? अनीता सुनीता की आवाज सुनकर जल्दी से बाहर आती है। अरे सुनीता, तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। आओ बहन, अंदर आओ। मैं कोई तुम्हारे घर बैठने नहीं आई हूँ। दरअसल पिताजी ने मेरे नौकर से खबर भिजवाया है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम दोनों को घर बुलाया है। क्या माँ की तबीयत खराब है? हाँ, और मैं घर ही जा रही हूँ। तुम्हें भी चलना है तो साथ चल। हाँ हाँ सुनीता, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। घर पहुंचते ही दोनों बहनों ने पिता पर सवालों की बौछार कर दी। पिताजी, क्या हुआ है माँ को? बताइए पिताजी, क्या हुआ है माँ को? आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दोनों किडनियां फेल हो गई है। ये आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? हाँ बेटा। तो पिताजी, इसका क्या इलाज है? डॉक्टर ने कुछ तो बताया होगा ना? बेटा, उन्होंने बोला है कि हमें जल्द से जल्द उसकी किडनी बदलवानी होगी। मैंने डॉक्टर से बोला कि आप मेरी एक किडनी ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मेरी इस उम्र में ऑपरेशन सही नहीं। तो फिर पिताजी अब क्या करेंगे? सुनीता, डॉक्टर ने बोला है कि तुम ममता की अपनी बेटी हो, तो तुम्हारी किडनी उससे मैच करेगी। बेटा, क्या तुम दोगी अपनी माँ को किडनी? पिता की ये बात सुनकर सुनीता गुस्सा हो जाती है। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? भला मैं इसी उम्र में एक किडनी दे दूं? अभी तो मेरी सारी जिंदगी बाकी है। अगर मुझे कुछ हो गया तो... नहीं पिताजी, आप कहीं और पता कीजिए। इतना बोलकर सुनीता घर से चली जाती हैं। अनीता चुपचाप बेबस पिता को देखती है और बोलती हैं, पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। मैं अपनी एक किडनी माँ को दूंगी। अनीता की ये बात सुनकर उसके पिता उसे सिर्फ देखते रह जाते हैं। पिताजी, आप डॉक्टर से बात करके ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन हो जाता है। ममता बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और जब उसे पता चलता कि उसे अनीता ने अपनी एक किडनी दी है तो उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अनीता से बोलती है, बेटिया, माफ कर दे मुझे। मैंने तुझे कभी माँ जैसा प्यार नहीं दिया, लेकिन आज तू मेरी बेटी से भी बढ़कर निकली। जब मुझे मेरी खुद की बेटी ने मारता हुआ छोड़ दिया, तब तुमने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचा ली।
आप तो मेरी माँ ही थी, बस आपने थोड़ा देर से महसूस किया। आज मैं इतना तो जान गई कि जरूरी नहीं कि हमेशा खून के रिश्ते ही अपने हों। अनीता ने अपनी अच्छाई से अपनी माँ का दिल जीत ही लिया। अनीता माँ का प्यार पाकर बहुत खुश होती हैं।